हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हम अगला लेक्चर लेके आ गए हैं हमारे पिछले वाले लेक्चर के आगे। और इसके बाद में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स का वो आज हो जाएगा कंप्लीट। तो ये है पार्ट नंबर 5 और जिसकी हेडिंग हमारे पास में रहने वाली है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या फिर विषुवत रेखा पर विद्युत क्षेत्र, या फिर जो इक्वेटोरियल लाइन होती है हमारी किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर में, उसके ऊपर में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा। सो वेलकम टू दिस क्लास। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक। तो चलो इस वाले लेक्चर के बारे में शुरू करते हैं कि हम पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा एक डायग्राम से। तो ये हमारे पास में हो गया एक द्विध्रुव या फिर डायपोल। चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दोस्तों आ गया है पहला डायपोल, जिसके अंदर में हमारे पास में पॉइंट्स हो जाएंगे ए और बी। ए और बी चार्जेस हमने दिए थे पिछली बार, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, याद है? ठीक है, माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। अब हमें देखना है कि पिछली बार हमने देखा था कि इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर क्या था। ठीक है, पहले हमने देखा था कि ए और बी की वजह से इसके एक्सिस पर पॉइंट पी पर कितना था या फिर इसके अक्ष पर कितना था। पर अभी हेडिंग क्या है बच्चों, ऊपर देखो, निरक्ष पर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर, मतलब कि इसका जो सेंटर है, इसका जो मध्य बिंदु है, उससे ऊपर जाने वाले पॉइंट पर यहां पर मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसी डायरेक्शन जाएगी, यहां से कुछ ऐसी डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, पी बी और ए पी हमें निकालना है इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, सेंटर पॉइंट को हमने नाम दिया था पहले ओ, और कुल लंबाई मैंने बताई थी 2a। तो ये हो गया ए और ये हो गया ए। यहां से सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पी की वो हो जाएगी आर। तो घबराना नहीं है, आर हो गया, ए हो गया। तो यहां पर जो हमारे पास में डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, अगर पाइथागोरस प्रमेय में लगाता हूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। हाइपोटेनियस इज बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां के लिए भी हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया सर हमारे पास में डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, विद्युत क्षेत्र निकालने की। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम बी टू पी, मतलब बी से पी बिंदु पर मैं ले लेता हूं E1। E1 मान रहा हूं मैं यहां से जो आने वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो जा रहा है। तो यहां से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो कैसे लगेगा, इस तरीके से। तो मैंने यहां पर ऊपर ये निकाल दिया E1। ठीक है, तो E1 मेरे पास में आ गया। क्या था फॉर्मूला बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। यहां पर हमारे पास में क्या क्या है, के है, क्यू की जगह में स्मॉल क्यू, और आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में हो जाएगा पूरा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया सर हमारे पास में ए की बी की वजह से। अब मैं देखता हूं फ्रॉम ए टू पी, मतलब कि पहले हमने देख लिया बी से कितना होगा, अब देखेंगे ए से कितना है। ठीक है, तो ए से मैं देखना चाहूंगा, ए से पी पर। अब ए कैसा है यहां पर देखना, ये है मेरे पास में नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, खींचो मेरे पास में आ जाओ। तो इसने इसको खींचा नीचे की तरफ, और ये हो गया मेरा E2। ठीक है, क्योंकि Q1 प्लस क्यू का जो था वो प्लस क्यू इसको दूर भेजेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्स करेगा, और माइनस क्यू है इसलिए उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर मेरा यूनिट चार्ज है जो 1 कूलम्ब पॉजिटिव आवेश। ठीक है, तो ये समझ में आ गया था डायग्राम, नहीं समझा तो फिर से समझ देता हूं। बी की वजह से प्लस क्यू चार्ज इसको दूर भेज रहा है इसलिए दूर जा रहा है, और ए जो है माइनस क्यू चार्ज उसको पास में खींच रहा है इसलिए E2 नीचे की तरफ में आ गया। तो सर हमारे पास में ये तो आ गया कि दोनों से क्या क्या हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। अच्छा, दूसरे से निकाला नहीं, तो दूसरे के लिए हमारे पास में आ जाएगा E2 इज इक्वल टू के
क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कैसा होगा ये, माइनस का, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में E1 और E2 आ गए। तो अगर मैं देखता हूं सर, तो E1 का मॉड्यूलस इक्वल टू E2 का, अगर मैं डायरेक्शन हटा दूं तो दोनों का परिमाण, दोनों का मॉड्यूलस तो बराबर है ना, दोनों का मॉड्यूलस बराबर है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां तक मेरे पास में आ गया कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पिछली बार मैंने जोड़ा था। पर यहां पर हम डायग्राम वापस देखते हैं। ये रहा हमारे P भाई साहब, जो पॉइंट P है, इस पर एक तो हमारे पास में लग रहा है ऊपर की साइड में E1 और दूसरा रहा है E2 की साइड में। E1 और E2 पर ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते। कैसे जोड़ सकते हैं, क्या नहीं जोड़ सकते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कंपोनेंट या फिर इनके घटक निकालने पड़ेंगे। तो ये लो भाई साहब, E1 के दो घटक, E1 का ये हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये हो जाएगा E1 कोस थीटा। E2 के लिए ये क्या हो जाएगा, E2 कोस थीटा और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब जो हमारे पास में थीटा है, ये थीटा कुछ नहीं, बस हमें एंगल बता रहा है। कहां से, यहाँ पर जो एंगल रहा होगा हमारे पास में वही चीजें बता रहा है, ठीक है। ये एंगल यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी रहा होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं इतना ज्यादा। हाँ, यहाँ पर हमें ये देखना है, वापस करेक्शन है कि जिससे एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो वो एंगल हमारे पास में थीटा हो गया। जैसा यहाँ पर थीटा बन रहा था, जैसा वैसा शिफ्ट होकर के ऊपर यहाँ पहुंच गया। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में है, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल और इसके बीच में आ जाएगा मेरे पास में थीटा। तो अब यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, ध्यान देना, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल। E1 साइन थीटा इक्वल टू माइनस का E2 साइन थीटा। दोनों को अगर मैं कर देता हूं नहीं, हाँ, दोनों इक्वल में होंगे क्योंकि इनकी मात्रा, इनका मॉड्यूलस बराबर है। तो E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा सीधा मेरे पास में, क्योंकि ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर गए। तो मेरे पास में जो टोटल आएगा, फाइनल E आएगा, वो आ जाएगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्योंकि इनमें साइन थीटा वाली टर्म कट जाएगी, अब मेरे पास में आएगा सिर्फ E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कहां से आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया मेरे पास में, K की जगह मैंने रखा है, ठीक है, इनटू Q डिवाइडेड बाय, एक जगह प्लस का आ रहा है, एक जगह माइनस का आ रहा है, मेरे पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो एक जगह में हमारे पास में सर प्लस में आ रहा है और एक जगह मेरे पास में माइनस में आ रहा है। तो मैं क्या करूं, सोचो। तो देखो, अब नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यहां पर अगर मैं करता हूं, इसको सही से लिखता हूं, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो रहा है, देखो, क्योंकि दोनों इधर जुड़ रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं वापस लिखना चाहूं इस सब चीज को, तो E1 और E2 के लिए KQ तो मेरे पास में सेम है, और डिवाइड में मेरे पास में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक ध्यान देने वाली चीज है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, E1 और E2 दोनों के मॉड्यूलस सेम है। तो यहां पर मैं सीधा इसको लिख सकता हूं 2E cos थीटा, ठीक है, 2E1 cos थीटा लिख दो, 2 cos थीटा लिख दो, क्योंकि दोनों सेम है। तो 2 मुझे यहां भी डालना पड़ेगा, तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बात आती है साथ में लगे हुए cos थीटा के बारे में। तो देखते हैं ये cos थीटा क्या करने वाला है। तो चलो, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहां पर देखो, फिर से हमारे पास में क्या आ गया, थीटा हमारे पास में है। अब मुझे निकालना है कि इसका जो cos थीटा कंपोनेंट वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलो बताओ cos थीटा क्या होता है। अगर मैं देखना चाहूं तो ये जो मेरे पास में
रूल होता है एल अपॉन के ए। तो कोस थीटा के लिए मेरे पास में आ जाता है ए बाई के, ए डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आधार का ए डिवाइडेड बाय कर्ण। कर्ण क्या है मेरे पास में, हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट को। तो अब इस कोस थीटा की वैल्यू को मुझे डालना है इस फॉर्मूला के अंदर में। तो E इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय, अब इसकी पावर है 1, मान ले जैसे हम देख सकते हैं कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 और हाफ। एक और आधा कितना, 1.5 होता है। मतलब कि अगर 1 प्लस 1/2 में करता हूं तो वो आता है मेरे पास में 3/2। तो यहाँ पे बस मुझे वही कर देना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे तो टेंशन हो गई कि सर यहाँ पे तो 3/2 आ गया, इस पावर का मैं क्या करूंगा। तो घबराना नहीं है वापिस। अब देखो कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना, वो आर स्क्वायर के मुकाबले क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि द्विध्रुव कब बनता है, डायपोल कब बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल जब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस हो, बहुत छोटी दूरी हो। तो ए स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा होगा ना। देखो अगर एक पॉइंट के अंदर में, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना होगा, 0.01 हो जाएगा, और छोटा होता है ना स्क्वायर में। तो अगर एक बहुत छोटा है तो वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा स्क्वायर में, तो आर से बहुत ज्यादा छोटा आ जाएगा। यही चीज हुई यहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्योंकि बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर को कर देंगे नेग्लेक्ट। तो यहां से ए स्क्वायर हटा दो, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा क्या, वापस देखो यहां पर E इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू ए, ये हम यहां पे लगाना भूल गए, हाँ ये जो था, इंटू ए डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कट गया, आर क्यूब, और 2 इंटू क्यू इंटू ए। कुछ दिख रहा है क्या यहां पर, दिखा, हाँ 2QA, मतलब कि इससे हमारे पास बन सकता है Q इंटू 2A इज इक्वल टू P हमारे पास आता है, जिससे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण या फिर डायपोल का पोलराइजेशन। तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है वो आ रहा है E इज इक्वल टू, बोलो साथ साथ में बोलते जाओ, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यूब। ठीक है, इसे चाहे अलग से ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि ये तो के बनने वाला है। तो E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र की, निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र। इसमें देखो वहां पर पिछली बार हमारे पास में E जो था वो आर स्क्वायर के साथ में चेंज हो रहा था, अभी क्या हो रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना मेरे को, डाउट मैं जरूर सोल्व करूंगा। और बस वही वापस घिसा पीटा डायलॉग दूंगा, गुरु दक्षिणा में कर दो इसको शेयर अभी के अभी। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आरबीएससी हिंदी मीडियम में और आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा टारगेट यही है कि आरबीएससी के बच्चों के लिए स्पेशली कंटेंट अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर में।